हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हमने कार्बन और हाइड्रोकार्बन को डिस्कस किया था। उसके बाद में हाइड्रोकार्बन में कार्बनिक यौगिक जो आईपीएससी नामकरण अपन ने पढ़ा। अब आगे जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, इसी के अंदर आगे अपन डिस्कस कर रहे हैं बहुलक, पॉलीमर। और बहुलक जो है प्लास्टिक और जो अपने पास में प्लास्टिक रेसे और ये जो बात है, तो ये अपने दैनिक जीवन रसायन में इसमें दे रखा है रीट सिलेबस के अंदर। और जनरल साइंस में भी लगातार इससे क्वेश्चंस आते हैं बहुलक से संबंधित जो आते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि बहुलक जो है वो कहाँ किसको जाता है। तो अगला पॉइंट जो अपन डिस्कस कर रहे हैं बहुलक, अगला टॉपिक पॉलीमर। क्योंकि देखो बहुलक भी जो मेनली है वो कार्बनिक यौगिक ही है, तो इसलिए कार्बन चैप्टर पूरा कराते हैं अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं पॉलीमर। बहुलक एक शब्द आता है एकलक, जिसे बोला जाता है मोनोमर। इसे नाम दिया जाता है एकलक, दिया नाम जाता है मोनोमर। और बहुत सारे मोनोमर मिलकर, यहाँ एन में लिखा है बहुत सारी संख्या, बहुत सारे मोनोमर मिलकर जो बनता है उसको नाम दिया जाता है पॉलीमर। तो मोनोमर का जो बड़ा अणु बन जाता है उसको नाम दिया जाता है पॉलीमर, जिसको नाम देते हैं बहुलक। एकलक बहुत सारी इकाइयाँ छोटी इकाइयाँ मिलकर, बहुत सारी छोटी इकाइयाँ मिलकर जब बड़ा अणु बनाती है उसे नाम दिया जाता है बहुलक। जब बहुत सारी छोटी एकलक, बहुत सारे छोटी एकलक मिलकर, या जिसको कहें कि अपन इकाई मिलकर बड़ा अणु बनाते हैं, बड़ा अणु बनाती हैं, तो इस क्रिया को बहुलकीकरण कहा जाता है। और बनने वाला पदार्थ बहुलक कहलाता है। बनने वाला पदार्थ कैसा कहलाता है अभी? बहुलक कहलाता है। तो बहुत सारी छोटी इकाइयां मिलकर जब बड़ा अणु बना रहे हैं उस क्रिया को बहुलीकरण कह रहे हैं, और बनने वाला पदार्थ कहलाता है बहुलक। अब ये जो बहुलक है ना, इसमें इकाई के आधार पे अपन एक नाम दे रहे हैं। देखो, जो एकलक इकाई है उसके आधार पर एक तो नाम देते हैं समबहुलक, और एक नाम दिया जाता है विषम बहुलक। समबहुलक और विषम बहुलक। यहां जो मैं बताने जा रहा हूं, बहुलक की डेफिनेशन अपन ने बताई, मैं यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं बहुलक का वर्गीकरण। कि जो बहुलक अपन पढ़ने जा रहे हैं उनका वर्गीकरण जो किया जाता है, बहुलक का वर्गीकरण सबसे पहले बता रहे हैं अपन स्रोत के आधार पर। बहुलक का पहला वर्गीकरण बता रहे हैं अपन कि वो बहुलक का सोर्स क्या है, स्रोत के आधार पर। और स्रोत के आधार पर बहुलक के वर्गीकरण में एक तो नाम आता है प्राकृतिक बहुलक। एक तो नाम क्या आता है भाई? प्राकृतिक बहुलक, नेचुरल पॉलीमर। यानी ऐसे बहुलक जो प्रकृति में मौजूद हैं उसे हम नहीं बना रहे, प्रकृति में जो मौजूद हैं वो प्राकृतिक बहुलक हैं। तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त बहुलक, प्राकृतिक रूप से प्राप्त बहुलक, उनको नाम दिया जाता है प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक रूप से प्राप्त बहुलक वो है प्राकृतिक बहुलक।
फॉर एग्जाम्पल, इसमें कई नाम आए थे जो अपन वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। एक नाम लिख रहा हूं मैं स्टार्च। बताओ किसका बहुलक है ये? ग्लूकोज का बहुलक है। स्टार्च जो है, जिसको हिंदी में बोला जाता है मंड, स्टार्च जो है वो किसका बहुलक है भाई? ग्लूकोज का बहुलक है। पादपों में संचित भोजन है ये। स्टार्च है पादपों में संचित भोजन, और इसका जो मेन सोर्स है, इसके जो मेन सोर्स हैं, देखो एक तो आलू, अगर बात करें पादपों में तो आलू में स्टार्च प्रमुख रूप से होता है। इसके अलावा खाद्यान्न, अब खाद्यान्न का मतलब गेहूं, चावल, बाजरा, ये सब जो आ गया, ये सब में संचित भोजन क्या हो गया भाई? स्टार्च हो गया। तो आलू, सब्जियों में आलू, इसके अलावा देखो शकरकंद, जितने भी भूमिगत रूपांतरित चने जो अपन पढ़ते हैं, आलू, खाद्यान्न, खाद्यान्न की बात करें तो गेहूं, चावल, बाजरा, इस प्रकार से। इसके अलावा शकरकंद, देखो आलू और आलूकंद है, शकरकंद जो आता है, इसी प्रकार से चुकंदर जो कि मूल में आ जाता है, भूमिगत रूपांतरित मूल है ये सब के सब सोर्स किसके हैं भाई? स्टार्च का सोर्स है। तो स्टार्च हो गया ग्लूकोज का बहुलक, हिंदी में इसको मंड बोलते हैं। नंबर 2, दूसरा नाम मैं लिख रहा हूं सेल्यूलोस। सेल्यूलोस, और ये भी है ग्लूकोज का बहुलक। सेल्यूलोस भी किसका बहुलक है भाई? ग्लूकोज का ही बहुलक है। और ये है पादप कोशिका भित्ति का, पादप कोशिका भित्ति का मुख्य संरचनात्मक घटक। पादप कोशिका भित्ति का मुख्य संरचनात्मक घटक वो है सेल्यूलोस। ये पादपों में संरचनात्मक रूप से हो गया, ये खाद्य के रूप में हो गया सेल्यूलोस जो अपन ने बताया। तो बताओ स्टार्च जो है, स्टार्च जो हो गया खाद्यान्न वगैरह, ये सारा हो गया ग्लूकोज का बहुलक स्टार्च। सेल्यूलोस अपन सामान्य भाषा में पढ़ते हैं चारा। तो गाय भैंस वगैरह जो खाती है ना, चारा जो खाते हैं, वो सेल्यूलोस का पाचन है। और जंतुओं में अपने अंदर वह अपने जैसे बात करें तो किसका पाचन है भाई? स्टार्च का पाचन है। खाद्यान्न वगैरह अपन जो खाते हैं ये इसके। तो मैंने अभी जो 2 प्राकृतिक रूप से बताएं कि स्टार्च एक सेल्यूलोस। तीसरा नाम लिख रहा हूं मैं प्रोटीन। और प्रोटीन बताओ किसका बहुलक होता है? एमिनो अम्लों का बहुलक। एमिनो अम्लों का बहुलक प्रोटीन होता है। एक प्रोटीन अणु में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल, 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। तो अब ये भी ध्यान रखना कि एक प्रोटीन अणु 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर बनता है। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर एक प्रोटीन अणु बनता है। तो स्टार्च, सेल्यूलोस, तीसरा मैंने लिखा है प्रोटीन। उसके बाद में नंबर 4 में लिख रहा हूं आपको प्राकृतिक रबड़। प्राकृतिक रबड़, अब प्राकृतिक रबड़ तो भाई नेचुरल है, नाम से आ गया जैसे। तो ये रबड़ के लेटेक्स से प्राप्त, रबड़ पादपों के लेटेक्स, उसके तने पर चीरा लगाते हैं, उससे जो क्षीर निकलता है जो दूध के समान होता है, सफ़ेद वाइट लेटेक्स से प्राप्त। और ये बोला जाता है, इसकी एकलक को बोला जाता है आइसोप्रीन।
आइसोप्रीन का बहुलक है ये। तो क्वेश्चन आता है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है भाई, आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन का IUPAC जो नाम है वो है भाई 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइन। 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइन ये बोला जाता है। तो प्राकृतिक रबड़ पादपों के लेटेक्स से प्राप्त है, आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन का IUPAC नाम क्या बताया मैंने, 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइन। अब जैसे अगर मैंने बोला था IUPAC पद्धति पढ़ाई तब कि नाम से सूत्र पूछेगा तो हमारे लिए बहुत आसान होता है, सूत्र से नाम बनाते हैं अपन, उसमें अपने को नामांकन पे विशेष ध्यान देना होता है। यहाँ देखो मूल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला पे आ जाओ भाई, ये तो क्या हो गया, पूर्वलगन हो गया, और यहाँ पर ब्यूट मूल हाइड्रोकार्बन हो गया, डाई इन हो गया अनुलगन के रूप में। तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4। अब यहाँ दिया है 1,3-ब्यूटाडाइन, तो इधर से या इधर से नंबर करो तो पहले और तीसरे कार्बन पर डाई इन का मतलब है डबल बॉन्ड, और डाई का मतलब 2 बार। तो पहले और तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड दिखाओ, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गई और ये तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गई अपने पास में, इस तरह से अपन ने दिखा दिया। और 2-मेथिल, तो दूसरे कार्बन पे अपन ने प्रतिस्थापी जोड़ दिया मेथिल। अब बाकी हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, यहाँ कितने हाइड्रोजन दिखाएंगे, 2, यहाँ 4 हो चुके हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर 3 हो गए, 1 हाइड्रोजन और दिखा देंगे और यहाँ पर 2। तो इस तरह से प्राकृतिक रबड़ जो अपन ने बताया वो किसका बहुलक है भाई, आइसोप्रीन का बहुलक है, ये अपन ने बताया, जिसका IUPAC नाम है 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइन। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल लिए अपन ने, बहुलक का वर्गीकरण कर रहे हैं अपन, पहला कर रहे हैं अपन सोर्स के आधार पर, और सोर्स के आधार पे मैंने पहला बताया है भाई प्राकृतिक बहुलक। अब बात कर रहे हैं अपन प्राकृतिक बहुलक के बाद में नंबर 2 वर्गीकरण में कृत्रिम बहुलक। और ये वे होंगे वे बहुलक जो कृत्रिम रूप से निर्मित किए जाते हैं, वे बहुलक जो कृत्रिम रूप से निर्मित किए जाते हैं। यानी ये बहुलक जो हैं वो प्राकृतिक नहीं है, इनको हम बनाते हैं, कृत्रिम रूप से बनाते हैं। तो वो कौन से बहुलक हो गए भाई, कृत्रिम बहुलक। इसी आधार पर इनको नाम दे दिया, या संश्लेषित बहुलक कह सकते हैं, इस तरह से। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल अपन लें, क्योंकि मेनली यहाँ पर बहुत सारा आएगा, जैसे PVC पढ़ते हैं अपन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। इसी प्रकार से अपन पढ़ते हैं पॉलीएथीन यानी पॉलीथीन, PAN पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। इसी प्रकार से नाइलॉन, इसी प्रकार से अपन पढ़ते हैं ब्यूना S, ब्यूना N, इस प्रकार से। तो ये जो मैंने कुछ नाम लिखे हैं ये सबके सब लेबोरेटरी में कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं, इनको बोला जाता है कृत्रिम बहुलक। तो सोर्स के आधार पे 2 नाम आएंगे भी, एक तो प्राकृतिक बहुलक और एक नाम क्या आएगा, कृत्रिम बहुलक। उसके बाद में दूसरा जो वर्गीकरण किया जाता है, पहला वर्गीकरण कर दिया अपन ने सोर्स के आधार पर, दूसरा अपन वर्गीकरण कर रहे हैं वो किया जाता है निर्माण अभिक्रिया के आधार पर। और ये कृत्रिम बहुलक का वर्गीकरण होगा निर्माण अभिक्रिया के आधार पर। ये होगा वर्गीकरण किसके आधार पर, ये वर्गीकरण कृत्रिम बहुलक का होगा। इसमें देखो एक तो नाम आता है योगात्मक बहुलक, और एक नाम आता है संघनन बहुलक। पहला नाम ले रहा हूं मैं योगात्मक बहुलक, जब एकलक
के परस्पर जुड़ने के दौरान कोई छोटे अणु का निष्कासन नहीं होता। यानी एकलक अणु आपस में जुड़ते जा रहे हैं, योगात्मक हो गए ना, तो जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन उस दौरान कोई छोटे अणु का निष्कासन नहीं होता है। वो तो होगा योगात्मक बहुलक। जब एकलक के परस्पर जुड़ने के दौरान कोई छोटे अणु का निष्कासन नहीं होता है, उसे योगात्मक बहुलक कहा जाता है। यानी जुड़ रहे हैं आपस में, लेकिन उस दौरान कोई भी छोटा अणु बाहर नहीं निकल रहा है, उस आधार पे योगात्मक नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन। पॉलीथीन एथीन का बहुलक है। एथीन अणु इसमें जुड़ते हैं, आपस में योग कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई भी छोटा अणु निष्कासित नहीं हो रहा, केवल अणु बड़े जुड़ते चले जा रहे हैं। पीवीसी, इसी प्रकार से पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीस्टाइरीन, ये कुछ नाम अपन बताएं। तो योगात्मक बहुलक वो है जब एकलक अणु परस्पर जुड़ रहे हैं तो उस दौरान कोई छोटे अणु का निष्कासन नहीं होता है। दूसरा बोला जाता है संघनन बहुलक। संघनन बहुलक, और संघनन बहुलक जो होता है ना, इसमें क्या होता है अभी कि जब एकलक अणु जुड़ते हैं, जब एकलक अणुओं के परस्पर जुड़ने के दौरान छोटे अणु जैसे जल, ये खास तौर से निकलता है इसलिए संघनन नाम आ गया, अमोनिया आदि का निष्कासन होता है। आदि का निष्कासन होता है। खास तौर से जल के अणु निकलते हैं तो उस आधार पे संघनन बहुलक इसको नाम दे दिया। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो नाम आ जाता है नायलॉन, टेरिलिन, पॉलिएस्टर जो बोला जाता है, इसी प्रकार से बेकेलाइट। तो ये आ जाते हैं भी संघनन बहुलक में कि जब छोटे अणु बाहर निकल रहे हैं। तो अभिक्रिया, निर्माण अभिक्रिया के आधार पे दो नाम आए, एक तो योगात्मक और एक संघनन बहुलक, इस तरह से नाम दिया। अब पदार्थ जो इसमें बन रहा है उसमें बंधन के आधार पर भी नाम देते हैं। एक तो रेखीय बंध वाले बहुलक होते हैं, जनरली उससे क्वेश्चन बनता नहीं है, केवल बोल देता हूँ। अगर एकलक अणु एक सीधी रेखा में जुड़ेंगे तो वो सीधा का सीधा रेखीय बहुलक होगा। और अगर संघनन अभिक्रिया के दौरान जब जो एकलक अणु जुड़ रहे हैं उनके बीच में तिर्यक बंध भी बनते हैं, वो तिर्यक बंध वाले बहुलक जो होते हैं वो कठोर होते हैं। अणु पास हो जाने की वजह से उनमें कठोरता आ जाती है, वो इस प्रकार से नाम आ जाता है। अब बहुलक जो है उनको तीन प्रकार से बांटते हैं अपन। बहुलक में देखो, एक तो पढ़ते हैं अपन प्लास्टिक, एक अपन पढ़ते हैं भाई रबड़, और एक पढ़ते हैं रेसे। ये बहुलक में मेन आते हैं। एक तो नाम लिखा है मैंने प्लास्टिक, एक रबड़ और एक रेसे, तीन नाम लिखे हैं मैंने, प्लास्टिक, रबड़ और रेसे। तो तीन प्रकार के बहुलक जो मेनली बनाए जाते हैं। प्लास्टिक में दो नाम अपन सुनते हैं, एक तो नाम सुनते हैं ताप सुनम्य, ठीक है, और एक नाम सुनते हैं ताप दृढ़। एक तो नाम ताप सुनम्य और एक नाम बोला जाता है ताप दृढ़। तो इसको तो बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, और इसे बोलते हैं थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक
MO आया अभी यहाँ थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, ताप सुनम्य, ताप दृढ़। इनके नाम को समझो। ताप सुनम्य तो वो होगा, वो प्लास्टिक जिसको गर्म करके हम दूसरे आकार में ढाल सकते हैं, वो तो है ताप सुनम्य, जो पिघलने लग जाते हैं गर्म करने पर। ताप दृढ़ वो है जिनकी निश्चित संरचना होती है, अगर इनको गर्म किया जाता है तो पिघलते नहीं है बल्कि जलने लग जाते हैं, वो ताप दृढ़ हैं। तो ताप सुनम्य, ताप दृढ़ दोनों। जैसे अभी मैंने एक नाम लिखा था पॉलीथीन, एक नाम लिखा था PVC, ये अपन पढ़ते हैं ताप सुनम्य में। बेकेलाइट जो आता है, बेकेलाइट आता है ताप दृढ़ के अंदर। रबड़, रबड़ में फिर नाम दिया जाता है, एक तो प्राकृतिक रबड़ और एक कृत्रिम रबड़, दो ही तरह से इनको वर्गीकरण करते हैं। तो प्राकृतिक रबड़ तो अभी अपन ने बता ही दिया था कि किसका बहुलक है भाई, आइसोप्रीन का, और एक कृत्रिम रबड़ या संश्लेषित रबड़ जिनको तैयार करते हैं, इस प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। ब्यूना N, ब्यूना S, ABS, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। उसके बाद में रेसे, अगर रेसों की बात करें, रेसों का वर्गीकरण भी 3 प्रकार से किया जाता है। एक रेसे बोले जाते हैं प्राकृतिक रेसे, नेचुरल फाइबर, प्राकृतिक रेसे, जिसमें अभी अपन ने एग्जाम्पल लिया था कॉटन जो है, कपास है। प्राकृतिक रेसे सब सेल्यूलोस के बहुलक हैं, सब सेल्यूलोस है प्राकृतिक रूप से भी, वो रासायनिक रूप से सॉरी। जूट, पटसन, कपास, ये सब प्राकृतिक रेशा आएगा। वो कैसा आएगा भी, प्राकृतिक रेशा। और एक आता है संश्लेषित रेशे, सिंथेटिक फाइबर, जिनको लैब में केमिकल से तैयार करते हैं, जैसे नायलॉन 66 बोलते हैं अपन, पॉलिएस्टर, टेरिलीन बोलते हैं, इसलिए वो इसमें आएंगे संश्लेषित रेशे में। और एक नाम दिया जाता है अर्ध संश्लेषित रेशे, सेमी सिंथेटिक फाइबर। संश्लेषित रेशे हो गए सिंथेटिक फाइबर, पूर्ण रूप से केमिकली रूप से जो तैयार किए जाते हैं। अर्ध संश्लेषित वो हैं, वैसे तो होते हैं ये नेचुरल हैं, लेकिन इनके गुणों में सुधार के लिए इन पर केमिकल रिएक्शन की जाती है, तो केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है इनका, वो जाते हैं अर्ध संश्लेषित रेशे। तो ये मैंने एक परिचय के रूप में लिखा है, फिर अपन इनको लेंगे। तो बहुलक में मैंने बताया 3 तरह से, एक तो प्लास्टिक, एक रबड़ और एक रेशे। प्लास्टिक में 2 नाम लिखे मैंने, ताप सुनम्य, ताप दृढ़। ताप सुनम्य का मतलब जो गर्म करके आसानी से पिघलाया जा सकता है और दूसरे आकार में डाला जा सकता है। ताप दृढ़ जिसको गर्म करने पर पिघलेगा नहीं बल्कि वो सीधा जलने लग जाएगा। रबड़ में प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है, और कृत्रिम रबड़ के अंतर्गत आ जाता है जो बनाते हैं जो केमिकली बनाते हैं, ब्यूना N, ब्यूना S, इस तरह से नाम आते हैं। रेशों में प्राकृतिक, संश्लेषित और अर्ध संश्लेषित नाम आते हैं। अब इनमें से सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके लिए भी, सबसे पहले अपन बात करेंगे प्लास्टिक के लिए, और उसके बाद में लेंगे अपन रबड़, फिर रेशे, इस तरह से वर्गीकरण करेंगे। तो पहले जो अपन बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं प्लास्टिक के लिए। प्लास्टिक के लिए बात करने जा रहे हैं, और इसमें पहला एग्जाम्पल में ले रहा हूं पॉलीथीन, जैसा नाम से आ रहा है ये है भाई पॉली प्लस एथीन। अब यहाँ पॉली शब्द तो हो गया बहुलक और एथीन हो गया एकलक, तो इसका मतलब पॉलीथीन किसका बहुलक है, एथीन का बहुलक है। इसमें पॉलीथीन के अंदर जो एकलक हो गया उस एकलक का नाम है एथीन, और एथीन के काफी सारे अणु जुड़कर फिर बन जाता है बड़ा अणु, वो बनता है बहुलक पॉलीथीन। अब एथीन की स्थिति ये है, एथीन का अणु सूत्र अपन क्या लिखते हैं, एथ प्लस इन। एथ का मतलब 2 कार्बन, इन का मतलब डबल बॉन्ड, तो ये हो गया C2H4, CnH2n बताया था अपन एथीन का रासायनिक सूत्र, C2H4 हो गया। यानी इसकी स्थिति ये है, कार्बन कार्बन के 2 परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड है और बाकी 2 पे हाइड्रोजन। ये एथीन का एक अणु हुआ। अब एक अणु एथीन का मैं और दिखा रहा हूं, ये स्थिति एथीन का दूसरा अणु। इसी प्रकार से ये दिखा रहा हूं मैं एथीन का तीसरा अणु, ये एथीन का मैं दिखा रहा हूं तीसरा अणु।
एथीन एथीन एथीन। अब एथीन अणु सारे आपस में जुड़ेंगे तो बनेगा पॉलीथीन। अब जुड़ेंगे कैसे? देखो डबल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये असंतृप्त बॉन्डिंग है। और इसमें असंतृप्त बॉन्डिंग तभी होती है, पाई बॉन्ड तभी बनती है जब यहाँ पर कार्बन की संयोजकता हाइड्रोजन से नहीं हो रही है, सिग्मा बॉन्ड नहीं बन रही है। अब जब ये एथीन के अणु जुड़ते हैं तो ये जो डबल बॉन्ड है ना वो हो जाती है सिंगल। यहाँ जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वो सिंगल हो जाती है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाती है सिंगल, और ये अणु आपस में जुड़ जाते हैं। तो अब ये बॉन्डिंग दिखा रहा हूं मैं, ये बॉन्डिंग बनेगी, या सिंगल बॉन्ड हो जाएगी, और यही बॉन्डिंग इस प्रकार से आगे बढ़ेगी। तो बहुत सारे एथीन अणु आपस में जुड़ते चले गए, डबल बॉन्ड से सिंगल हो गई। ये देखो अब हर कार्बन की संयोजकता 4 हो गई, और इस तरह से ये बड़ा अणु बनता है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सी डबल बॉन्ड, ये स्थिति हो गई एच एच, इसके सारे बहुत सारे एन अणु, और जब ये बहुलक बन जाएगा तो हम इसको इस प्रकार से दिखा देंगे, ये अपन डबल बॉन्ड तो ये दिखाएंगे, ये सॉरी डबल बॉन्ड हम नहीं दिखाएंगे, ये बॉन्डिंग चलती रहेगी और ऐसे बहुत सारे अणु बन गए। अब ये बन गया पॉलीथीन। ये तो क्या था भाई, एथीन, और अब क्या बन गया, ये पॉलीथीन बन गया। ऐसे बहुत सारे, जैसे ये दिखा दिया अपन ने बॉन्डिंग, ये चलती रहेगी। जैसे ये जोड़ा अपन ने अणु जोड़े। अब बताओ जब ये बहुलक बना, ये बहुलक रासायनिक रूप से एथीन से बना, तो ध्यान रखना ये कृत्रिम बहुलक है। सबसे पहली बात, कैसा बहुलक है? कृत्रिम बहुलक है, केमिकली अपन इसको तैयार कर रहे हैं एथीन से। नंबर 2, इसमें एथीन 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 अणु जुड़ते चले जा रहे हैं, कोई भी अणु निष्कासित नहीं हो रहा है, अणु या परमाणु। तो ये बहुलक कैसा होगा? योगात्मक। तो बताओ कैसा बहुलक हुआ ये? अगर अपन इसकी विशेषता की बात करें, पहला नंबर शब्द लिख दिया मैंने कृत्रिम। नंबर 2, निर्माण के आधार पे बताओ किस प्रकार का बहुलक हुआ ये? योगात्मक बहुलक हुआ। एथीन के अणु आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं, तो योगात्मक बहुलक हुआ। उसके बाद में योगात्मक हो गया। अगला देखो इसमें, क्योंकि इसमें अणु रेखीय क्रम में जुड़ते चले जा रहे हैं, कोई भी तिर्यक बंध नहीं हो रही है, तो ये बहुलक कैसा हो गया? रेखीय हो गया। तो एक तो विशेषता बताए इसकी कृत्रिम, दूसरा योगात्मक, तीसरा रेखीय। और एक विशेषता मैं बता रहा हूँ उसकी प्रकृति के आधार पर, ये है ताप शून्य, थर्मोप्लास्टिक है ये। क्यों? क्योंकि इसको गर्म करके हम दूसरे आकार में आसानी से डाल सकते हैं। तो ये कैसा हो गया भाई? ताप शून्य में हो गया। तो एक विशेषता तो योगात्मक है, कृत्रिम है, रेखीय है, ताप शून्य में। एक चीज और, इसमें बताओ सारे के सारे एकलक अणु एथीन ही तो हैं, कोई भी डिफरेंट और एकलक नहीं आ रहा है, एक ही प्रकार का एकलक आ रहा है, तो इसको समबहुलक भी बोलेंगे। कैसा बहुलक बोला जाएगा? समबहुलक भी बोला जाएगा। ये अपन ने पहला एग्जाम्पल लिया, योगात्मक बहुलक हुआ, समबहुलक हुआ, कृत्रिम रूप से, रेखीय, ताप शून्य में बहुलक है। और पॉलीथीन के उपयोग तो जानते ही अपन, जितना भी पैकिंग सामग्री है, जितना भी कैरी बैग वगैरह, जो कि क्योंकि ये एक ऐसा बहुलक है जो जिसका नेचुरली इसको डिग्रेड नहीं कर सकते, तो अनडिग्रेडेबल यानी अजैव निम्नीकृत बहुलक है ये। जो सूक्ष्म जीव है उनके द्वारा इसको तोड़ा नहीं जाता, डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, और इसीलिए पॉलीथीन जो मृदा है, मिट्टी है, उसका सबसे बड़ा प्रदूषक बनता जा रहा है। मिट्टी में कई वर्षों तक भी ये इसी रूप में मौजूद रहता है, तो इससे मिट्टी की उर्वरता कम होती है। तो अपन जितना हो सके हमें प्लास्टिक पॉलीथीन को कम से कम यूज करना चाहिए। जैसे एक पॉलीथीन अगर आपके पास में आई है तो उसी कैरी बैग को आप बार बार आप अपने सामान के लिए यूज करते रहें। ये नहीं कि हर चीज़ के लिए आप नए नए कैरी बैग लेके प्लास्टिक लाते रहो और कचरे में डालते रहो, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो ये ठीक है, हमने ये चीज़ बनाई है, अपने सदुपयोग के लिए बनाई है, लेकिन ये हमारे लिए घातक साबित नहीं हो, इसलिए इसको पॉलीथीन मुक्त जितना हो सके हमें रहना चाहिए कि अपने आसपास के वातावरण को हम पॉलीथीन मुक्त कर सकें।
नंबर 2, दूसरा जो ले रहे हैं अपन प्लास्टिक में, वो ले रहे हैं अपन पॉली वाइनिल क्लोराइड, पॉली वाइनिल क्लोराइड, जिसको बोला जाता है पीवीसी। क्या लिखा है मैंने? पॉली वाइनिल क्लोराइड पीवीसी दूसरा लिखा है। तो बताओ अब इसमें एकलक कौन हो गया भाई? पॉली शब्द को हटा दो तो इसमें एकलक हो गया वाइनिल क्लोराइड। क्या एकलक हो गया? वाइनिल क्लोराइड। अब वाइनिल क्लोराइड का सूत्र कैसे लिखा जाता है? अभी एथीन का सूत्र अपन ये बताया था, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और 4 हाइड्रोजन। अब इन 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया अपन ने क्लोरीन से। एक हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिया? क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया। और अब ये जो बन गया ये हो गया वाइनिल क्लोराइड। इसको वाइनिल क्लोराइड बोला जाता है। तो ये जो वाइनिल क्लोराइड है इसके बहुत सारे अणु आपस में जुड़ेंगे, इसके बहुत सारे अणु आपस में जुड़ेंगे। अब बताओ जुड़ने की सेम स्थिति हो गई। जैसे अपन यहाँ जोड़ के दिखाएं, ये H यहाँ H और यहाँ Cl। इसी तरह से वाइनिल क्लोराइड का दूसरा अणु HH, ये H और ये Cl। इसी प्रकार से वाइनिल क्लोराइड का तीसरा अणु, ये स्थिति, ये लो। अब वही डबल बॉन्ड जो है, ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, ये सिंगल हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी भाई? सिंगल। और ये जो असंतृप्त था अब वो संतृप्त हो जाएगा और वाइनिल क्लोराइड के अणु आपस में जुड़ते चले जाएंगे। ये संतृप्त स्थिति होती जाएगी। तो ये वाइनिल क्लोराइड के जो अणु जुड़ेंगे तो बताओ इसमें स्थिति क्या दिखाएंगे अपन? ये दिखाएंगे कि यहाँ पर जो बस एक ही तो फर्क है, रिएक्शन तो सेम ही आ रही है भाई, रिएक्शन तो सेम ही आ रही है, केवल जो एक हाइड्रोजन रिप्लेस किससे हो गया? क्लोरीन परमाणु से रिप्लेस हो गया। तो ये वाइनिल क्लोराइड एकलक हो गया, ये पॉलीमर हो गया, पॉली वाइनिल क्लोराइड बोला जाएगा। तो अब यहाँ पर भी विशेषता बताओ सेम आ गई कि नहीं आ गई? इसकी विशेषता में भी सेम आएगा पॉली वाइनिल क्लोराइड में। बताओ कृत्रिम है, सारे एकलक इकाई एक जैसी हैं तो समबहुलक होगा। यानी इसकी विशेषता अगर लिखें अपन, पीवीसी की विशेषता अगर बताएं तो बताओ सारे एकलक एक जैसे हैं तो समबहुलक है। कोई सारे अणु आपस में जुड़ते जा रहे हैं, कोई छोटा अणु निष्कासित नहीं हो रहा, योगात्मक है। संयोग कैसा हो रहा है भाई? वही रेखीय बहुलक है। इसी प्रकार से इस, क्योंकि ताप शून्य वो भी आ जाएगा, प्रकृति के आधार पर ताप शून्य सम है योगात्मक, और ये कृत्रिम बहुलक हो ही गया। वो अपन चाहे लिखें ना लिखें उसे दो। और पीवीसी का उपयोग क्या करते हैं अपन? पीवीसी का उपयोग वही पैकिंग सामग्री में यूज किया जाता है। विद्युत रोधी परत जो होती है वायर पे विद्युत रोधी परत सारी किसकी है? पीवीसी की आती है। एक रेनकोट आता है, बरसाती बोलते हैं ना अपन, बारिश वगैरह में यूज करते हैं रेनकोट, तो वो रेनकोट भी पीवीसी का बना हुआ आता है। इसी प्रकार से हल्की बोतल वगैरह जो आती है, हल्की बोतलें वो पीवीसी की आती है। पॉलीथीन भी आता है भारी वाला, वो भी यूज होता है उनमें बोतलों में। एक विशेष याद रखना इसमें, रेनकोट, विद्युत रोधी परत और रेनकोट दो उपयोग पूछे जाते हैं मेन, जिसमें पीवीसी यूज किया जा रहा है। नंबर 3, तीसरा बता रहा हूं मैं, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, जिसको बोला जाता है PAN, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। और इसी को एक नाम दिया जाता है पॉली वाइनिल साइनाइड, ये बोला जाता है इसको। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल पूरा नाम हो गया, PAN शॉर्ट में बोलते हैं इसको। बताओ अगर पॉली शब्द को हटा दें, पॉली को हटा दो तो इसका एकलक क्या हो गया अभी? इसका एकलक हो गया एक्रिलोनाइट्राइल, इसका एकलक हो गया एक्रिलोनाइट्राइल। अब एक्रिलोनाइट्राइल को अपन कैसे दर्शाते हैं? ये डबल बॉन्ड
ये बताए थे अपन ने हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन की जगह आ गया साइनाइड CN। तो ये जो अब अणु अपन ने लिखा है, ये अणु किसका है भाई, ये है वाइनिल साइनाइड, इसी को बोलते हैं एक्रिलोनाइट्राइल, इसी का नाम वाइनिल साइनाइड है। और ये बहुत सारे अणु जब आपस में जुड़ जाएंगे, ऐसे बहुत सारे अणु जुड़ेंगे तो बहुलक बन जाएगा, तब वो पॉली शब्द जुड़ जाएगा। तो इसमें एकलक कौन हो गया भाई, एक्रिलोनाइट्राइल ये बोला जाएगा या वाइनिल साइनाइड बोला जाएगा, वो एकलक बोला जाएगा। और स्थिति वही सेम है। अब मैं वापस जोड़ के नहीं बता रहा हूं, बताओ समझ जाओगे। डबल बॉन्ड सिंगल होती चली जाएगी, जैसे मैं यहां दिखा देता हूं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगी सिंगल, ये बॉन्डिंग आगे बढ़ेगी, ये अपन H H H और ये CN, और ये बॉन्डिंग होती चली जाएगी। ये आगे बढ़ती चली जाएगी तो N, तो ये बन जाएगा पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। अब यहाँ पर भी देखो विशेषता में वही सेम आएगा, इसकी विशेषता जो आएगी पॉली एक्रिलोनाइट्राइल की, इसकी विशेषता में वही है। बताओ सारे एकलक अणु एक जैसे हैं, सम है, एकलक अणु जुड़ते जा रहे हैं, कोई भी छोटा अणु निष्कासित नहीं हो रहा, योगात्मक शब्द आ गया। फिर एकलक अणु सीधी रेखा के रूप में जुड़ते हैं, रेखीय रूप से बंधित होते हैं। और ये बहुलक भी कैसा है भी, ताप शून्य है। और ये इसकी एक विशेषता होती है, ये है ऊन के समान रेशों के रूप में, ऊन के समान रेशे। और इसी आधार पर ये जो PAN है, इसको नाम दिया जाता है सिंथेटिक वूलन, कृत्रिम ऊन, सिंथेटिक वूल, कृत्रिम ऊन बोला जाता है। यानी ऊन के समान रेशे होते हैं, ये PAN के जो रेशे होते हैं उनके समान होते हैं, तो कृत्रिम ऊन इसको बोला जाता है। अब देखो जैसे अपने भेड़ से, इसके अलावा ऊंट से, या जो जैसे बकरी वगैरह है, इनसे जो ऊन प्राप्त करते हैं ना, वो तो हो गई प्राकृतिक ऊन, जो जंतुओं से सीधे प्राप्त कर रहे हैं। और एक ये जो ऊन तैयार करते हैं केमिकली, जो उनके समान रेशे बन रहे हैं, इसलिए इसको नाम देते हैं सिंथेटिक वूलन, कृत्रिम ऊन इसको बोला जाता है। उसके बाद में तो ऊन की जगह जहां पर भी उनके रूप में इसको यूज करते हैं, इसके अलावा गद्दे वगैरह में इसको भरा जाता है, वो सारा काम आ जाता है। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल तीसरा जो अपन ने बताया। चौथा मैं जो बता रहा हूं वो बहुलक है भी पॉली मैथिल मैथ एक्रिलेट, पूरा नाम है पॉलीमेथिल मैथ एक्रिलेट, जिसको बोला जाता है PMMA, ये नाम दिया जाता है पॉलीमेथिल मैथ एक्रिलेट, PMMA, ये पूरा नाम हो गया, शॉर्ट नाम हो गया, पूरा नाम आ गया। अब पॉली शब्द हटा दो तो बताओ इसका एकलक कौन हुआ, इसका एकलक हो गया मैथिल मैथ एक्रिलेट, मैथिल मैथ एक्रिलेट। और मैथिल मैथ एक्रिलेट जो है ना, वो किस में आ गया भाई, ईथर के अंतर्गत आ गया, एल्कोक्सी जो बोले जाते हैं, मैथिल मैथ एक्रिलेट। अब इसकी स्थिति क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में जो अपन ने डबल बॉन्ड दिखाई, ये हाइड्रोजन दिखाते हैं अपन, मैथिल मैथ एक्रिलेट OCH3, मैथिल मैथ एक्रिलेट, ये जो बोला जाता है। तो अब वही सेम स्थिति है, ये तो हो गया मैथिल मैथ एक्रिलेट। और अब इसके बाद में जब ये जुड़ेंगे, जब ये अणु जुड़ेंगे, ये तो एक अणु हुआ, ऐसे बहुत सारे अणु जुड़ेंगे, और जब जुड़ेंगे तब स्थिति क्या आ जाएगी, ये बॉन्ड हो जाएगी सिंगल, ये बढ़ जाएंगे आगे H H OCH3 CH3।
ये अणु यहाँ पर बढ़ते चले जाएंगे। तो मैथिल मैथ एक्रिलेट का बहुलक हो गया पॉलीमेथिल मैथ एक्रिलेट, ये इसका पूरा नाम बन जाता है पॉलीमेथिल मैथ एक्रिलेट, PMMA। और ये जो मैथिल मैथ एक्रिलेट है, बताओ अगर इसकी विशेषता की बात करें, सेम प्रकार से लिखेंगे अपन, सारी एकलक इकाई एक समान है, समबहुलक हो गया, सारी एकलक इकाई आपस में जुड़ती चलती जा रही हैं, योगात्मक हो गया। फिर ताप शून्य है, पिघलाकर इसे दूसरे आकार में ढाल सकते हैं। इसके अलावा ये रेखीय बहुलक है, और एक विशेषता इसकी और जुड़ जाती है अब, पारदर्शी और कठोर। पारदर्शी यानी कांच के समान, ये है पॉलीमेथिल मैथ एक्रिलेट। ये पारदर्शी है, कांच के समान। पारदर्शी कठोर होने की वजह से इसे जहां पर भी गिलास को यूज कर सकते हैं वहां यूज करते हैं, उस आधार पे इसको यूज किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। देखो आजकल जो हेडलाइट कवर है ना, वाहनों की हेडलाइट कवर, हेडलाइट पे जो कवर आते हैं वो PMMA पॉलीमेथिल मैथ एक्रिलेट का ही आता है। इसके अलावा एक बता रहा हूं जो मेन है, जो पूछा भी जाता है बार बार, कृत्रिम लेंस, कृत्रिम मानव नेत्र लेंस, कृत्रिम मानव नेत्र लेंस, वो इसी का बना होता है। किसका? पॉलीमेथिल मैथ एक्रिलेट बहुलक है वो। तो जब अपने मोतियाबिंद हो जाता है, कैटरेक्ट हो जाता है, कैटरेक्ट का मतलब अपना जो लेंस है ओरिजिनल उत्तल लेंस जो होता है मानव नेत्र लेंस, उस पर टिश्यूज का जमा होने से पारदर्शिता कम हो जाती है, जिसको अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं आंख में जाड़ा आ गया। तो वो जो कैटरेक्ट बन गया, मोतियाबिंद बन गया, तो लेंस की पारदर्शिता कम हो जाती है। अगर ये जो मोतियाबिंद बहुत गहरा हो जाता है ना, तो ऐसी स्थिति में जो मानव नेत्र लेंस प्राकृतिक रूप से उसको रिप्लेस किया जाता है, और कृत्रिम लेंस लगाया जाता है, वो किसका बना होता है? PMMA का बना होता है। तो हेडलाइटों के कवर बताया मैंने, एक ये जो बताया, एक इसके अलावा एक और ध्यान रखना, वायुयान खिड़की, वायुयान खिड़की, एरोप्लेन की जो विंडोज होती है ना, वो भी इसके बनाई जाती हैं। अच्छा, इसी का एक सीधा एग्जांपल अभी आपके सामने ही है, समझ में आया? ये डिजिटल बोर्ड जो है जिसपे अपन पढ़ रहे हैं, इंटरेक्टिव बोर्ड जो है, इसकी जो ये स्क्रीन है बाहर की, जो आपको ग्लास नजर आ रहा होगा, ये भी क्या है? PMMA है। तो डिजिटल बोर्ड का जो डिजिटल बोर्ड स्क्रीन जो होती है, डिजिटल बोर्ड स्क्रीन, वो भी किसकी है भाई? PMMA की बनी होती है। ये इसकी विशेषता आ जाती है। तो ये जो अपन ने बताया नंबर 4 पॉलीमेथिल मैथ एक्रिलेट। उसके बाद में अगला जो ले रहे हैं अपन, 5वां नाम ले रहे हैं अपन, पॉली टेट्रा फ्लोरो, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। अब पॉली शब्द हटा दो, पॉली शब्द हटाएंगे तो बताओ इसमें एकलक क्या हो गया? टेट्राफ्लोरोएथीन, टेट्राफ्लोरोएथीन। अब एथीन का सूत्र अपन क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं अपन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब यहाँ 4 जो हाइड्रोजन है ना, चारों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए फ्लोरीन से। हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया? फ्लोरीन आ गया। अब फ्लोरीन आ गया हाइड्रोजन की जगह, तो टेट्राफ्लोरो हो गया कि नहीं हो गया? तो टेट्राफ्लोरोएथीन ये तो हुआ एकलक। अब इसके बहुत सारे अणु आपस में जुड़ेंगे। अब सेम वही तो स्थिति हो गई, डबल बॉन्ड सिंगल होती जाएगी, अणु जुड़ते चले जाएंगे। डबल बॉन्ड कैसी हो गई भाई? सिंगल हो गई। और यही ऐसे ही बहुत सारे अणु आपस में जुड़ते चले जाएंगे। और अब जो बन गए ये, अब ये जो बन गया अणु, ये बन गया पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। इस तरह से नाम दिया जाता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। अब बताओ इसकी विशेषता सेम वही हो गई कि नहीं हो गई?
अगर अपन इसकी विशेषताओं की बात करें तो सेम स्थिति आ गई। इसकी विशेषताओं की अगर बात करें, बताओ सारे एकलक एक जैसे हैं, आपस में जुड़ते जा रहे हैं, सम है, योगात्मक है और ये ताप शून्य है। इसके अलावा कैसा बहुलक है भाई? रेखीय बहुलक है। और इसका जो उपयोग किया जाता है वो उपयोग किया जाता है भाई नॉन स्टिक कुकिंग एपरेटस। कुकिंग एपरेटस बर्तन, खाना पकाने वाले जो बर्तन की तली आती है ना, उससे तली पर इसकी परत लगाई जाती है। और ये जो परत होती है वो नॉन स्टिक होती है, यानी धाग धब्बे रहित जिसको बोलते हैं। तो लड़कियां तो आजकल शादी में सारे बर्तन यही तो लेके जाती हैं, मांजना नहीं पड़ेगा, रगड़ना नहीं पड़ेगा भाई, दाग धब्बे लगेंगे नहीं, नॉन स्टिक होते हैं सारे के सारे। तो नॉन स्टिक कुकिंग एपरेटस वो सारा किसका आता है? टेट्राफ्लोरोएथीन का आता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन जो बहुलक बोला जाता है। अगला जो मैं नाम लिख रहा हूं वो है पॉलीस्टाइरीन। और पॉलीस्टाइरीन जैसा नाम से आ रहा है, बताओ इसका एकलक कौन हुआ भाई? इसका एकलक हो गया स्टाइरीन। पॉली शब्द को हटा दो, क्या बच गया? स्टाइरीन बच गया। इसका एकलक जो हो गया स्टाइरीन। और स्टाइरीन जो है उसका सूत्र कैसे लिखा जाएगा? डबल बॉन्ड H C6H5। कोई बता सकता है ये C6H5 कौन सा सम हो गया? अपन ने बेंजीन का सूत्र पढ़ा था C6H6, और उसमें जब प्रतिस्थापी के रूप में अगर इसको लेते हैं C6H5, एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो ये प्रतिस्थापी जो बोला जाता है वो फेनिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फेनिल। अपन जो जैसे अपन ने पढ़ा था फिनोल, फेनिल प्लस ओल, C6H5 पर OH जुड़ गया तो फिनोल बन गया। तो ऐसे ये स्टाइरिन के बहुत सारे अणु जुड़ेंगे, और ये अणु जब जुड़ेंगे तो सेम स्थिति हो गई, डबल बॉन्ड सिंगल हो गई। अब तुम कर रहे होगे कि सर कोई तकलीफ नहीं उठा रहे आप, तो बस डबल से सिंगल करते जा रहे हो, हमें डबल करो सिंगल मत करो। डबल से सिंगल क्यों कर रहे हो? हम तो सिंगल से डबल होना चाह रहे हैं। हाँ, तो ये जो अपने पास में स्थिति बन गई अणु की, वो ये बन गई, यहाँ N अणु हो जाएंगे, ये इसी प्रकार से जुड़ता चला जाएगा, वो पॉलीस्टाइरीन बन जाएगा। और पॉलीस्टाइरीन की भी विशेषता सेम हो गई भी। अगर इसकी भी विशेषताओं की बात करें तो सेम ही तो हो गई। कैसा हुआ बताओ? सम हुआ। बताओ कैसा हुआ? योगात्मक हुआ। फिर कैसा हुआ भाई? रेखीय हुआ। सारी एक जैसी है तो सम है, सारी आपस में जुड़ती जा रही है, योगात्मक है, सीधी रेखा में जुड़ रही है, रेखीय है। और ये है भाई ताप दृढ़ बहुलक, इसको बोला जाता है। ताप सुनने में ये कैसा आता है भाई? ताप दृढ़ बहुलक आता है। अब पॉलीस्टाइरीन कहाँ देखते हैं अपन? अगर इसके यूजेज की बात करें, पॉलीस्टाइरीन का जो मेन यूजेज है, जितने भी अपने अपरेटस हैं, जैसे फ्रिज है, टीवी है, फ्रिज, टीवी, एसी, इन सब के जो कैबिनेट होते हैं, आदि के कैबिनेट, जिसको अपन बोलते हैं बॉडी, ढांचा, इनका जो ढांचा है ना, वो सारा का सारा किसका बना होता है? पॉलीस्टाइरीन का बना होता है। तो ये ताप दृढ़ में आता है। इसके अलावा एक हल्की टाइल, जैसे दीवार वगैरह पे हल्की टाइल लगाते हैं ना, वो भी इसी के आती हैं। हल्की टाइल जो आती हैं वो भी लिख देता हूं मैं साथ में, हल्की टाइल्स वो इसके आती हैं। किसकी भी? पॉलीस्टाइरीन की। अगला जो बता रहा हूं प्लास्टिक में, अगला मैं बता रहा हूं बेकेलाइट। अभी अपन ने बात जो की है वो बहुलक अपन ने बताया 3 प्रकार से पढ़ेंगे, प्लास्टिक, रबड़ और तीसरा रेसे। तो यहाँ पर अभी अपन बात प्लास्टिक की कर रहे हैं। प्लास्टिक में मैंने अभी 6 एग्जाम्पल बताए, सातों में बता रहा हूँ बेकेलाइट। और बेकेलाइट में जो एकलक हैं वो 2 हैं भाई। इसके एकलक में एक तो नाम आता है फिनोल, एक तो नाम क्या आता है भाई? फिनोल। और एक नाम आता है
फॉर्मेल्डिहाइड। और इसीलिए मैंने आपको पहले ये सब बताए थे, क्योंकि बहुलक सारे कार्बनिक यौगिकों के बने हुए, तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण वगैरह सारे समूह क्रियात्मक अपन ने पढ़े, वो इसीलिए पढ़े थे। अब फिनोल जैसे अपन ने बताया था C6H6, ये बताया था अपन ने, फिनोल जो बताया था ये स्थिति बताई थी अपन ने कि ये अब C6H5 हो गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटकर उस पर OH जुड़ गया, ये तो फिनोल। और फॉर्मेल्डिहाइड अपन ने ये बताया था। एल्डिहाइड समूह ये तो बताया था अपन ने, C डबल बॉन्ड OHO, H ये रिक्त था अपने पास में, यहाँ H जुड़ गया तो ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, पहला जो बोला जाता है एक कार्बन से, तो वो फॉर्मेल्डिहाइड नाम देते हैं, SCHO। और जब ये दोनों इनमें जब ये फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड जुड़ेगा ना आपस में, तो हमेशा H और OH समूह, H और OH, ये जो H और OH है ना, ये दोनों जुड़ेंगे, ये निकलेंगे बाहर, इन H और OH अणु का बाहर निष्कासन होगा -H2O, जल का अणु निकलेगा बाहर। तो ये जब बहुत सारे अणु, बहुत सारे फिनोल अणु और बहुत सारे फॉर्मेल्डिहाइड अणु, बहुत सारे फिनोल अणु और बहुत सारे फॉर्मेल्डिहाइड अणु जो जुड़ेंगे, N लिख दिया है मैंने, N तो ये और N ये, जब ये जुड़ेंगे तो जल के अणु निष्कासित होंगे, तो -NH2O लिख रहा हूं। और इन दोनों के जुड़ने से जो बनेगा, तो ये जो बॉन्डिंग आएगी अपने पास में, OH के हटेगा, CHO समूह इस पे आ जाएगा, फिनोल पे जो OH है वो हटकर वहां पर कौन सा समूह आ जाएगा, CHO आ जाएगा, CHO की बॉन्डिंग इस पर होगी। इस प्रकार से वो बॉन्डिंग बहुत सारी होती चली जाएंगी। तो इस तरह से बेकेलाइट अणु जो अपने पास में बना, हाँ H निकल गया, CHO समूह जो आ जाएगा। अब ये जो बेकेलाइट अणु बना अपने पास में, क्योंकि अगर इसकी विशेषताओं की अगर बात करेंगे, बेकेलाइट की विशेषताओं की, तो बेकेलाइट में एकलक की इकाई एक जैसी नहीं है, तो नाम क्या आएगा, विषम। एकलक की इकाई अलग अलग हो गई तो विषम बहुलक। नंबर 2, यहाँ निर्माण के दौरान जल का अणु, छोटा अणु निष्कासित हो रहा है, तो नाम आएगा संघनन, शब्द इसके साथ में आएगा। नंबर 3, विषम और संघनन, और ये है भाई ताप दृढ़। ये जो बहुलक है वो कैसा है, ताप दृढ़ बहुलक है, यानी जो गर्म करने पर पिघलता नहीं है बल्कि जलने लग जाता है, ताप दृढ़ बहुलक में आता है। और जितने भी इलेक्ट्रिक स्विच हैं, इसका उपयोग जो अपन देखते हैं घरों पे, अपने जो इलेक्ट्रिक स्विच लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच, वो सब इसके बने हुए आते हैं। इसके अलावा अपन कंघे देखते हैं घर पर, इसके अलावा अपन पेन देखते हैं, बॉल पेन वगैरह जो आता है उसका ढांचा जो आता है, ये सारे, ये सब के सब किसके बने होते हैं भाई, बेकेलाइट के बने होते हैं। तो प्लास्टिक में अपन ने देखा बेकेलाइट एक ऐसा रहा है जो विषम बहुलक में आ रहा है, बाकी सारे प्लास्टिक किस में आए थे भाई, सम बहुलक में आए थे, एकलक इकाइयों से, सीधे सीधे एक जैसे एकलक इकाइयों से बने हुए थे। ये एक विषम और संघनन बहुलक आ गया, जल का अणु निष्कासित हो रहा है उसमें साथ में, जब फिनोल पर एल्डिहाइड समूह का योग हो रहा है तब जल का अणु निष्कासित हो रहा है। अब ये तो बताया अपन ने प्लास्टिक। नंबर 2 जो अपन बोलते हैं रबड़। रबड़, अब रबड़ में मैंने बताया 2 प्रकार से, प्राकृतिक रबड़ और कृत्रिम रबड़। प्राकृतिक रबड़ तो किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है भी, आइसोप्रीन का बहुलक है। अब आइसोप्रीन का जो नाम है वो है 2-methyl 1,3 2-methyl 1,3 ब्यूटाडाइइन, ये बोला जाता है। तो अगर इसके अणुसूत्र को अपन ले आईपीसी नाम के अनुसार, जो 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 और 4, पहले
और तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ये हो गया H, ये हो गया H, यहाँ पर ये H और H, और ये सम हो गया मेथिल CH3, ये सम हो गया अपने पास में 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइन। अब ये एक एकलक हुआ, बता हुआ कि नहीं हुआ एकलक। अब ये जो एक एकलक है, ऐसा ही और एकलक और एक एकलक इधर और इधर जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड कैसे होती चली जाएंगी, सिंगल होती चली जाएंगी। भाई ये जो डबल बॉन्ड है ना कार्बन कार्बन के बीच में, इधर भी एकलक आइसोप्रीन जुड़ेगा और इधर भी जुड़ेगा, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड इधर से बन जाएगी, तो ये डबल बॉन्ड कैसे हो जाएंगी, सिंगल हो जाएंगी। तो इस तरह से आइसोप्रीन के बहुत सारे अणु आपस में जुड़ेंगे। तो मैं सीधा यही दिखा सकता हूं कि ये जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वो सिंगल हो जाएगी। कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो कैसी हो जाएगी भाई, सिंगल हो जाएगी, और इस तरह से अणु जुड़ते चले जाएंगे। तो ये बड़ा अणु बन जाएगा, वो हो जाएगा। ये है रबड़ के अंदर ये स्थिति होती है। अब जब प्राकृतिक, जब रबड़ जो अपन प्राप्त करते हैं रबड़ के लेटेक्स से, पादप, रबड़ का पादप होता है उसके लेटेक्स से का प्राकृतिक रबड़ बोला जाता है। इसमें प्रत्यास्थता लाने के लिए इसको सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। एक शब्द आता है वल्कनीकरण। तो प्राकृतिक रबड़ की प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए सल्फर के साथ गर्म किया जाता है, सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। इससे ये जो आइसोप्रीन अणु अपन ने लिखे ना, इसके मध्य सल्फर बंध बन जाती है। इससे आइसोप्रीन अणुओं के मध्य, यानी आइसोप्रीन अणु अब सीधे नहीं जुड़ते, सल्फर के अणु के माध्यम से जुड़ते हैं, के मध्य सल्फर बंध बन जाती है, जिसे वल्कनीकरण क्रिया कहा जाता है, जिसे वल्कनीकरण कहा जाता है। ये है। तो क्वेश्चन सीधा सीधा ये आता है कि प्राकृतिक रबड़ की जो वल्कनीकरण करते हैं उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है भी, सल्फर का। सल्फर के साथ गर्म करने से प्राकृतिक रबड़ में जो आइसोप्रीन अणु हैं उनके बीच में सल्फर बंध बन जाती हैं और उससे उसमें प्रत्यास्थता बढ़ती है रबड़ की। तो रबड़ में अपन ने प्राकृतिक बता दिया है, कृत्रिम रबड़ अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।